नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ी बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल हमने पढ़ा था इतिहास का वर्णन, पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा अपन ने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इससे संबंधित वो स्थल पड़े जो मध्य प्रदेश में है। और जैसे आवरा कहाँ पर? मंदसौर में। डांग वाला कहाँ पे? डांग वाला उज्जैन में। एरन कहाँ पर? एरन सागर, बहुत बढ़िया। खेड़ी नामा जोर से बोलो, होशंगाबाद। मेरे अलावा भी लोग बहुत सुनने वाले हैं। होशंगाबाद। सोन नदी घाटी में खुदाई किसने की थी? ऑनलाइन वाले बोलेंगे, योगेश जी बताएंगे। योगेश नाम आ रहा है। निसार अहमद, बहुत बढ़िया। जी, बहुत ही बढ़िया। निसार अहमद। ये जो नेवदा टोली है, नेवदा टोली, ये कहाँ पर है? काजल मैडम आप बताइए। नेवदा टोली अंकित कुमार, गुड मॉर्निंग। अंकित, कोई बात नहीं। मनुष्य ने आग का प्रयोग किस काल में करना शुरू किया था? ऑनलाइन वाले बताएं, कोई बता सकता है? आग का प्रयोग कौन से इसमें? पूरा पाषाण काल नहीं है। पूरा पाषाण काल में सही, बिल्कुल सही, पूरा पाषाण काल है ना। मध्य पाषाण काल में मानव का जीवन काय पे निर्भर था ज्यादा? पशुपालन जी। और नवपाषाण काल में कृषि। नवपाषाण काल में कृषि। मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ मिला? सही है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिला? मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिला? हाँ, आदमगढ़। हाँ, क्या बोला ऑनलाइन वाले? मयूर जी, आपकी आवाज आई थी सर। आदमगढ़। भीमबेटका को राष्ट्रीय धरोहर स्थल कब घोषित किया? मोनिका जी आप बताएं ऑनलाइन से। भीमबेटका को राष्ट्रीय धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? 3 धरोहर स्थल है, एक भीमबेटका, एक सांची और एक खजुराहो। तीनों का सन हमें पता होना चाहिए। तो हमने भीमबेटका का पढ़ा 2003, सांची 1986 और खजुराहो 1989। हाँ, खजुराहो 1986, सांची 1989 और भीमबेटका 2003। भीमबेटका के बारे में पढ़ा था। इसकी जो खोज है 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा। कहाँ पर है ये? किस जिले में? रायसेन जिले में। काय के लिए प्रसिद्ध है ये?
शैल चित्र की है ना, और गुफाएं हैं और शैल चित्र है। किन रंगों का प्रयोग किया जाता था इसमें? गेरुआ, लाल, सफेद। गेरुआ, लाल और सफेद। टाइम का थोड़ा ख्याल रखा करें, लेट हो जाते हैं, इतना लेट तो काम नहीं चलेगा। हमें आज नई सेटिंग करना था, इसलिए 2-3 मिनट लेट हो गए, नहीं तो क्लास तो 7:05 पे स्टार्ट हो जाना चाहिए था। हमने मीटिंग तो फिक्स 7 बजे भेज दी थी, इसके बावजूद लेट होने में इतना देर कर रहे थे, कैसे काम चलेगा। अब हमें पढ़ना है आद्य ऐतिहासिक काल के बाद में आद्य ऐतिहासिक काल की कुछ घटनाएं हमें पढ़ना है, और उसके बाद में ऐतिहासिक काल जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल की 2 सभ्यताएं हमने बताई थी, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो शुरुआती वैदिक सभ्यता है वो भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आई। तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐसा काल जिसके साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन जिसे पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है, जिसे पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है। और इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता हम देखते हैं कि इसका जो स्थान मिले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के, वो भारत के उत्तर पश्चिम भारत में मिले हैं। इसमें राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। इन प्रांतों में, इन देशों में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। या एक आध स्थान का नाम बता दीजिए जो मध्य प्रदेश में हो और सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित हो। तो नहीं है, मध्य प्रदेश में अभी तक खोज नहीं हो पाई। तो विशेष रूप से वैदिक सभ्यता जो मध्य प्रदेश में थी उस समय, वो भी शुरुआत, क्योंकि जो आर्य लोग आए हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश में और धीरे धीरे उनका विस्तार दक्षिण की ओर हुआ है। और चूंकि नर्मदा नदी जो है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजन करने वाली मुख्य रेखा है नर्मदा नदी, तो वो नर्मदा नदी पार ही नहीं की। वो ग्वालियर ऊपर वाले क्षेत्र में तो रहे लेकिन इधर नीचे वाले क्षेत्र में कभी आए ही नहीं थे। तो मध्य प्रदेश में वैदिक काल में एक जाति मिलती है। कौन सी जाति? अभी हम ऐसी बात करेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक विशेष जाति, कौन सी? निषाद जाति। गुड, बहुत बढ़िया। निषाद जाति। उस समय की 2 जातियां आर्य और अनार्य। आर्य और अनार्य मतलब द्रविड़, जिसे हम द्रविड़ कहते हैं, मूल निवासी या और अन्य शब्द उनके लिए मिलते हैं। एक उपनिषद की बात करें हम, कौशितकी उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? कितनी उपनिषदों की संख्या आप लोगों में से बता दें कोई? जैसे कल बता दिया था मैंने 18 पुराण। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद। उसमें से एक है कौशितकी उपनिषद। जैसे पुराण, उपनिषद, ऐसे ढेर सारे उपनिषद बहुत अधिक है। तो कौशितकी उपनिषद, इसमें विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। ये वैदिक काल में उपनिषद वैदिक कालीन साहित्य है, तो इसमें विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। कौशितकी उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है।
एक उल्लेख है नर्मदा नदी घाटी का, नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। यहाँ पर वैदिक मतलब आर्य लोगों का आगमन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? कोई बता सकता है क्या? नर्मदा नदी घाटी, हाँ बोलिए। आवाज क्लियर नहीं हुई जो जिन्होंने बोलने की कोशिश की। गुड। महर्षि अगस्त, महर्षि अगस्त के नेतृत्व में, महर्षि अगस्त के नेतृत्व में, महर्षि अगस्त के नेतृत्व में यादवों का एक समूह आकर यहाँ पर बसा था। यादवों का एक समूह आकर बसा था। यादव भी लिखना, यादव भी लिखना है। कुछ वंश की बात करें हम, उसमें है कारुष वंश, मध्य प्रदेश से संबंधित प्राचीन वंश, कारुष वंश, कारुष वंश, कारुष वंश। किसी को पता है किस वर्ग से संबंधित है? कारुष वंश के बारे में कोई भी जानकारी हो तो बता सकते हैं। कारुष, हाँ, स्थापना कारुष ने की थी। किस, तो इसके आगे, ये तो मध्य प्रदेश में की थी, तो इसकी जड़ भी तो कहीं रही होगी ना अमरदीप? कारुष वंश, मनु व्यवस्थ, मनु व्यवस्थ। अनुश्रुतियों के अनुसार अंतिम मनु व्यवस्थ की 10 पुत्रों में से एक, 10 पुत्रों में से एक कारुष के नाम पर कारुष वंश की स्थापना, कारुष ने की। कहां पर है ये? बघेलखंड, बघेलखंड वर्तमान में रीवा के आसपास, रीवा के आसपास, रीवा के आसपास एक वंश, मतलब वैदिक काल में ये वंश जो है वो मध्य प्रदेश में शासन करता था। और कौन है? कारुष वंश। अभी तो नहीं है, कारुष वंश कभी था। और किसने स्थापना की थी? अंतिम मनु व्यवस्थ के 10 पुत्रों में से एक कारुष के द्वारा, कारुष के द्वारा की गई, कारुष के द्वारा की गई। इसके बाद है, ये क्वेश्चन बना था, येल साम्राज्य, येल साम्राज्य। येल साम्राज्य क्या है? येल साम्राज्य, येल साम्राज्य ऑनलाइन वाले बताए जाए। येल, हाँ, किसने की थी? इसका विवाह किससे हुआ था? इला का विवाह किससे हुआ था? सोम से हुआ था। बहुत अच्छी, बढ़िया। तो व्यवस्थ मनु की, देखो एक तरफ तो उसका पुत्र ने कारुष वंश की स्थापना की, और पुत्री का विवाह जो है वो सोम से हुआ था। लिखेंगे इसे, व्यवस्थ मनु की पुत्री इला का विवाह सोम, जैसे दिन के नाम पढ़ते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
तो सोमवार को कैलेंडर में और दूसरा कोई नाम मिलता है क्या सोमवार को, मंडे को छोड़कर? नहीं तो आप लोग बोलोगे मंडे मिलता है। हाँ, बघेल मैडम बता सकती है। सोमवार का दूसरा कोई नाम मिलता है क्या लाला राम स्वरूप कैलेंडर में? नहीं, कोई बता सकता है? हाँ, कोई बात नहीं। चंद्रवार, चंद्र, चंद्र बोलते हैं सोमवार को, क्या बोलते हैं? चंद्र। तो इसके दो नाम थे, एक तो सोम और दूसरा चंद्र। तो देखो कैलेंडर में देखते हैं ना, जैसे गुरुवार को बृहस्पतिवार, तो वैसे ही सोमवार को क्या लिखा रहता है? चंद्र। एक साइन भी बना हुआ रहता है चंद्र। तो क्या वैवस्वत मनु की पुत्री इला का विवाह सोम या चंद्र से हुआ और इसने चंद्र वंश की स्थापना की। चंद्र वंश की स्थापना हुई। लेकिन ये जो इला का विवाह किससे हुआ? सोम। ये किस वंश के? चंद्र वंश। लेकिन कहां पर इनकी स्थापना हुई थी? बुंदेलखंड। कहां पर? बुंदेलखंड। इनकी स्थापना बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। एक वंश था प्राचीन समय में, यादव वंश। यादव वंश, यादव वंश। यादव वंश अभी हमने पढ़ा था, किसके नेतृत्व में? महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में यादवों का एक समूह आकर मध्य प्रदेश में बसा था। लेकिन ये किस नदी के किनारे? नहीं, महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में यादवों का एक समूह आकर बसा था, इतना ही बोला था मैंने। लेकिन किस नदी के आसपास? ये बेतवा नदी के आसपास, सुक्तिमती जिसे बोलते हैं। सुक्तिमती कोई केंद्र था क्या? हाँ हाँ, हम बता रहे हैं, लेकिन सुक्तिमती एक शहर भी था उस समय। तो बेतवा व सुक्तिमती के, मतलब बेतवा को वेत्रवती भी बोला जाएगा, वेत्रवती और सुक्तिमती, ये प्राचीन समय। इन दो नदियों के बीच में, इन दो नदियों का जो क्षेत्र है, तो उन क्षेत्र के आसपास में यादव वंश की स्थापना हुई थी। बेतवा नदी अर्थात वेत्रवती और सुक्तिमती केन के बीच में इनका साम्राज्य था। एक वंश था माहिष्मत वंश। माहिष्मत वंश, माहिष्मती जिसे बोलेंगे हम, माहिष्मत वंश किधर ही? चलो, मानधाता का नाम सुना होगा? मानधाता, महेश्वर, मानधाता, महेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता। किसने की थी इसकी स्थापना? राजा माहिष्मत मानधाता के द्वारा। एक कहानी है इसमें, एक कहानी। एक राजा हुआ करता था इसमें, कीर्तवीर्य अर्जुन। कीर्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन। एक है सहस्त्रबाहु अर्जुन, कीर्तवीर्य अर्जुन, और उसके बाद सहस्त्रबाहु अर्जुन। तो ऐसा बोला जाता है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन ने घमंड में आकर एक बार नर्मदा जी का रास्ता रोकने की कोशिश की, रास्ता रोकने की कोशिश की। सहस्त्रबाहु को मतलब समझिए कितनी भुजाएं होगी। और उन्होंने क्या किया, अपना पंजा वहां पे अड़ा दिया। तो हम देखते हैं कि ये जो महेश्वर है, महेश्वर के आगे एक जलप्रपात है,
सहस्त्रधारा जल प्रपात, सहस्त्रधारा जल प्रपात। तो ये बोला जाता है कि जो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने नर्मदा जी का रास्ता रोकने की कोशिश की, इसलिए वो जो है 100 से अधिक धाराओं में नर्मदा नदी वहां पर विभाजित हो गई है। ढेर सारी कंदराएं टाइप बनी हुई है और मतलब चट्टाने भी कट गई है और नर्मदा जी उसके अंदर से बहती है, अंदर ही अंदर। तो ये माहिष्मत वंश की बात कर रहे थे हम। तो माहिष्मत वंश मानधाता में, मानधाता मतलब महेश्वर का प्राचीन नाम, और दो राजा हमने पढ़े, एक कीर्तवीर्य अर्जुन और एक सहस्त्रबाहु अर्जुन। कीर्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन। अब हम महाकाव्य काल देखेंगे। महाकाव्य काल, महाकाव्य काल। तो दो महाकाव्य हैं। सब विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? आप बताएं जी। हाँ, आपने क्या बोला? महाभारत, बिल्कुल सही बोला। दो महाकाव्य, एक रामायण और दूसरा महाभारत। महाभारत जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो इस रामायण और महाभारत ये काल था, तब मध्य प्रदेश में क्या सिनेरियो था, क्या चल रहा था, ये हमें देखना है। तो देखो, हमने देखा ये कौशिक की उपनिषद, इसमें विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है, मध्य प्रदेश से संबंधित वैदिक साहित्य है। नर्मदा घाटी में महर्षि अगस्त के नेतृत्व में यादवों का एक समूह आया था और इस समूह ने, बाद में हमने पढ़ा है कि एक साम्राज्य स्थापित किया था। यादव साम्राज्य की स्थापना हुई थी कहां पर? बेतवा और केन नदी के बीच, बेतवा और केन नदी के बीच में। कारुष वंश, कारुष मनु वैवस्थ, अंतिम मनु वैवस्थ के 10 पुत्रों में से एक का नाम था कारुष, और उस कारुष ने जो है कारुष वंश की स्थापना की थी बघेलखंड, वर्तमान में रीवा के आसपास में उन्होंने। फिर एल साम्राज्य, येसी अंतिम मनु वैवस्थ की एक पुत्री थी इला, और इस इला का विवाह जो हुआ था सोम से हुआ था, जिसे चंद्र कहते हैं, और इन्होंने चंद्र वंश की स्थापना की, लेकिन कहां पर? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। एक पढ़ा अपन ने यादव वंश, महर्षि अगस्त के नेतृत्व में यादवों का एक समूह आया, लेकिन इन्होंने साम्राज्य कहां स्थापित किया? वेत्रवती और सुक्तिमती नदियों के बीच में, क्योंकि उधर से ही आए थे, उधर से ही आए। फिर महिष्मत वंश, मानधाता की बात करें, वर्तमान में इसे महेश्वर कहते हैं, और यहाँ पर दो राजाओं के नाम पढ़े अपन ने, कीर्तवीर्य अर्जुन और सहस्त्रबाहु अर्जुन। अब हम देखेंगे रामायण महाभारत काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। दंडकारण्य, ये नाम भी मिलता है, दंडकारण्य। क्या होता है दंडकारण्य? कोई भी बता सकता है? दंडकारण्य, इतना हम रामायण के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ा भी है, तो इतना तो पता हो सकता। हाँ बताइए जी। बिल्कुल, फॉरेस्ट से रिलेटेड तो है, लेकिन ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? दंडकारण्य। रामायण जी, एमपी की बॉर्डर और छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में बोलेंगे अभी तो, छत्तीसगढ़ में ज्यादा पड़ता है ये। बहुत सही बोला आपने। काय के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे? सीताहरण के साक्ष्य, सीताहरण। दंडकारण्य क्षेत्र में सीताहरण के साक्ष्य मिलते हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर में, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में आता है ये। सीताहरण के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तमसा नदी, तमसा नदी का दूसरा नाम किसी को पता है क्या? टोंस, टोंस नदी।
है ना। तमसा या टोंस नदी, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बताया भी कई बार। टोंस नदी है ना, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था ये। मैंने एक वीडियो बनाया है नदियों, मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित, तो उसको देखें तो इसके बारे में बहुत अच्छा बताया है। तो तमसा नदी के किनारे एक ऋषि का आश्रम था, उस ऋषि का नाम क्या हो सकता है? वाल्मीकि होगा, है ना, वाल्मीकि। वाल्मीकि का आश्रम और वहां पर लव कुश का जन्म। टूम्स या तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम, जहां लव कुश का जन्म। एक महिला का उल्लेख मिलता है रामायण में, जिनके पास के बेर खाए थे प्रभु श्री राम ने, शबरी, है ना। तो लिखेंगे शबरी किस जनजाति से संबंधित थी? कुल जनजाति से संबंधित, कुल जनजाति से संबंधित। ये विंध्य क्षेत्र में, राम और भरत का मिलाप कहाँ पे हुआ था? जब प्रभु श्री राम जो है वनवास के लिए आए थे और भरत जी बाद में उनसे मिलने के लिए आए थे। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा बोला है, शिप्रा नदी नहीं जी, हाँ, चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो किस नदी के तट पर? चित्रकूट। चित्रकूट किस नदी के तट पर? मंदाकिनी। चित्रकूट किस नदी के तट पर है? कोई बताए जरा फटाक से एकदम। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी है वो, जो हिमालय वाली वो वाली नदी की बात नहीं कर रहे, ये छोटी नदी है चित्रकूट। तो यहाँ की बात कर रहे हैं हम। तो चित्रकूट या मंदाकिनी नदी के किनारे राम भरत मिलाप स्थल, और यहीं पर भरत मंदिर भी है। और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर है। ये क्वेश्चन बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या क्या है यहाँ पर? चित्रकूट में क्या क्या है? चित्रकूट में है हनुमान धारा, सीता कुंड और राम घाट। राम घाट क्या क्या बताया मैंने? चित्रकूट में क्या? हनुमान धारा, सीता कुंड और राम घाट। एक राम वन गमन पथ बन रहा है, राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ कहाँ पर है? राम भगवान ने स्थानों को जोड़ने के लिए। कहाँ? जहाँ से राम भगवान गए मध्य प्रदेश में। हाँ, तो मध्य प्रदेश में एंट्री कहाँ पे हुई थी वो तो पढ़ लिया अपन चित्रकूट में, और फिर वहां से छत्तीसगढ़ निकल गए। कहाँ से? दंडकारण्य। दंडकारण्य गए थे, दंडकारण्य की शुरुआत अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक से वही विभाजित क्षेत्र है 7 किलोमीटर। फिर तो ये कहां से कहां तक? चित्रकूट से लेकर अमरकंटक, ये याद रखिए। तो चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक। तो राम वन गमन पथ अमरकंटक से चित्रकूट या चित्रकूट से अमरकंटक। राम के 2 पुत्र हमने पढ़े, लव, कुश। कुश कहाँ के शासक थे? लव तो उधर अयोध्या शायद थे, कुश कहाँ के शासक बने? तो दक्षिणी कौशल है,
छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र था वो उस क्षेत्र में कुश ने शासन किया। छत्तीसगढ़, राम के पुत्र कुश छत्तीसगढ़ के राजा बने। एक राम के भाई थे, वो तो 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी का संबंध भी मध्य प्रदेश से रहा। कहां से रहा? ऑनलाइन वाले बताए, विदिशा से, है ना, मुकुल जी विदिशा से, है ना। और विदिशा पर किसने शासन किया? शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती, सुबाहु भी नाम मिलता है इनका। शत्रुघाती ने विदिशा पर शासन किया और राजधानी किसको बनाया था इन्होंने? कुशावती को अपनी राजधानी बनाया। कुशावती को अपनी राजधानी बनाया। कुशावती को अपनी राजधानी बनाया। देखो, हमने रामायण काल पढ़ा है, महाकाव्य काल में, जो मध्य प्रदेश से संबंधित घटना है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, हम समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जितना सिलेबस हो कंप्लीट हो जाए, लेकिन सिलेबस का कोई ओर छोर होता नहीं है। तो आपको अन्य किताबों से भी थोड़ा बहुत पढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो सामान्य से होते हैं और अपने आसपास ही होते हैं, समझने में गलती कर देते हैं कुछ, और थोड़े से कारण इधर उधर हो जाता है। तो सीता हरण के साक्ष्य दंडकारण्य जंगल से मिले हैं। तमसा नदी के किनारे किसका आश्रम? वाल्मीकि का आश्रम, और जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। शबरी के बारे में पढ़ा, जो कुल जनजाति की थी, विंध्य प्रदेश में भगवान श्री राम को उन्होंने बेर खिलाए थे। चित्रकूट में राम भरत मिलाप स्थल है, वहाँ भरत मिलाप मंदिर भी बना हुआ है। चित्रकूट में और क्या? हनुमान धारा है, सीताकुंड है, रामघाट है, और राम वन गमन पथ कहाँ से कहाँ तक? अमरकंटक से चित्रकूट या चित्रकूट से अमरकंटक तक। राम के पुत्र कुश छत्तीसगढ़ के राजा बने थे। फिर शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने विदिशा पर शासन किया और कुशावती को अपनी राजधानी बनाया। क्लियर है? ये महाकाव्य काल रामायण से संबंधित। इसके बाद में हम बात करेंगे महाभारत। ये जो चित्रकूट वाला और अमरकंटक वाला जो पथ है, ये इसको याद करना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन में बन सकता है। मैहर, कटनी, रामघाट, जबलपुर, शाहपुरा, सीतामढ़ी, अनूपपुर से होते हुए अमरकंटक तक पहुंचता है। महाभारत के समय वत्स तो एक महाजनपद के रूप में हम पढ़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से संबंधित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो वत्स कहाँ पर? ग्वालियर। और दूसरा है चेदी। ये क्वेश्चन इतना सा पूछ लेते हैं, वत्स और चेदी को क्या बोलेंगे वर्तमान में? खजुराहो। वत्स ग्वालियर और चेदी खजुराहो। कौन था चेदी का शासक? शिशुपाल। खजुराहो शिशुपाल किसकी ओर से लड़े थे? शिशुपाल कौरवों की ओर से लड़े। शिशुपाल जो है कौरवों की ओर से लड़े थे। एक और जनपद दशान,
ये नाम पूछे जाते हैं वत्स ग्वालियर, चेदी खजुराहो और दशाण विदिशा, दशाण विदिशा। और एक है मत्स्य, मत्स्य 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 जनपद, बुंदेलखंड बघेलखंड वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड बघेलखंड वाला क्षेत्र। एक माहिष्मती, माहिष्मती, ये तो बता ही दिया माहिष्मती। माहिष्मती क्या होता है? महेश्वर वाला क्षेत्र, मानदाता जिसे बोलते हैं। और यहाँ के नील, एक जाति थी नील। अवंती के बिंद, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं पूरा बता दूंगा। बिंद। और एक जनजाति थी, कौन सी जनजाति? निषाद, निषाद। ये इन लोगों का उल्लेख जो है काय में मिलता है? महाभारत काल में। ये इन जगहों का, इन लोगों का, इन जातियों का उल्लेख महाभारत काल में मिलता है। अब एक तरफ से एक एक बात पढ़ेंगे कि किसने किसका साथ दिया, क्या हुआ, पूरा पढ़ेंगे। तो दशाण विदिशा, दशाण विदिशा। कारुष, कहां पर था कारुष वंश? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, बोर्ड पे लिखा हुआ है कारुष वंश, बघेलखंड। वत्स कहां के? ग्वालियर। और चेदी खजुराहो, किस जिले में आता है खजुराहो? खजुराहो छतरपुर जिले में। तो ये जो राजा, ये जो शासक थे, महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ में विकल्प में क्वेश्चन बन सकता। पांडवों की ओर से कौन कौन लड़े थे? तो हमने बता दिया, पांडवों की ओर से दशाण मतलब विदिशा के शासक। दूसरा क्या बताया? कारुष बघेलखंड के शासक। तीसरा वत्स ग्वालियर के शासक एवं चेदी खजुराहो या छतरपुर के शासक। ये महाभारत युद्ध में किसकी ओर से लड़े थे? पांडवों की ओर से लड़े। एक लाइन में अच्छे से लिखिए, पांडवों की ओर से लड़े। फिर अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे वो शासक जो कौरवों की ओर से लड़े थे। तो कौरवों की ओर से लड़ने वालों में माहिष्मती, अवंती, विदर्भ राज्य और एक जाति बताई तुमने, कौन सी? निषाद। निषाद जाति ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। हाँ, ऐसे दो कर देना। एक पांडवों की ओर से कौन लड़े थे और दूसरा कौरवों की ओर से कौन कौन लड़ा था, स्पष्ट हमें दिखना चाहिए। जितना अच्छे से लिखते हैं ना उतना अच्छे से याद हो जाता है। और लिखने में गड़बड़ी कर देते हैं ना हम लोग, खिचड़ी पिचड़ी खिचड़ी बना देते हैं, तो खाना अच्छा नहीं बने तो हमें अच्छा नहीं लगता है। उसी तरीके से हमारा लिखा हुआ अच्छा ना हो तो फिर हमें दोबारा वही पढ़ने में मजा नहीं आता। तो व्यवस्थित तरीके से जब लिखते हैं तो 2-3 कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके हेडिंग अलग कलर से डालना चाहिए लिखना, और उसकी जो डिटेल लिखते हैं वो अलग कलर से लिखना चाहिए। तो आपको भी अच्छा लगेगा, जो यदि दूसरा कोई आप लोगों से नोट्स मांगता है आपको देने में भी अच्छा लगेगा। यदि खराब लिखते हैं तो मान लेता है तो आप बोलोगे यार मैं अच्छा लिखता ही नहीं, मेरा लिखा हुआ तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगा। और ऐसा बोल दिया मतलब आत्मविश्वास की कमी। और पहली क्लास में ही बोला था सफलता की सबसे पहली सीढ़ी क्या है, जरूरत क्या है? सफलता के ऊपर
विश्वास, कि हमें स्वयं को विश्वास होना चाहिए। यदि स्वयं को विश्वास नहीं होगा तो फिर न हम अच्छे से लिख पाएंगे, न पढ़ पाएंगे, न क्लास अटेंड कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, अपने आप के अंदर विश्वास जागृत करना बहुत ही जरूरी है। तो क्या कौरवों की ओर से कौन कौन बताया मैंने? माहिष्मति, अवंती, विदर्भ राज्य और निषाद जाति के लोग। अब एक अज्ञातवास भी बिताया था ना इन्होंने, पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। अज्ञातवास वो जुआ हुआ था वहाँ हस्तिनापुर में, जुआ खेले थे और उसमें युधिष्ठिर जी सब कुछ हार गए थे। और फिर इनको बोला गया था कि अज्ञातवास में इनको रहना है। तो कितने वर्ष का अज्ञातवास था इनका? 1 वर्ष। तो वो अज्ञातवास के समय की बात करते हैं हम। तो मध्य प्रदेश में शहडोल का सोहागपुर, चलो किस नाम से जाना जाता है? मुकुल जी आप बता सकते हैं इसका उत्तर, बड़े अच्छे जवाब देते हैं। विराटपुर, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। कितने नंबर आए इस बार आपके? अच्छा, बहुत बधाई हो आपको, 100% श्योर आपका पूरा है। आप लगे तो शाम को जो 7 बजे क्लास लगती है, टेस्ट होते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको शायद इस ग्रुप में हो तो आपको पता ना हो, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो विराटपुरी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। विराटपुरी किसे बोला जाता था? सोहागपुर। और वर्तमान में किस जिले में, किस संभाग में? ये शहडोल। तो मध्य प्रदेश में शहडोल का सोहागपुर मध्य भारत या महाभारत काल में विराट नगरी के नाम से जाना जाता था, जहां पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था। पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था। अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था। क्लियर एकदम? और क्या क्या है? जैसे हमने कल पढ़ा ना भीमबेटका, भीम नाम है, भीम है, तो फिर ये महाभारत कालीन स्थल है भीमबेटका। तो हम छोटा सा हेडिंग डालेंगे, एक मध्य प्रदेश में महाभारत कालीन स्थल। मतलब जो पांडवों ने वनवास बिताया 1 वर्ष का, जो अज्ञातवास बिताया था, तो उस समय के स्थल है ये। तो एक तो है भीमबेटका रायसेन में। पांडव जलप्रपात, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात कहां पर? पांडव जलप्रपात रीवा, पांडव जलप्रपात रीवा। और पांडव गुफाएं कहां पर? ये तो देखा होगा आप लोगों ने, पचमढ़ी। पांडव गुफाएं पचमढ़ी। कुंतलपुर, कुंतलपुर, कुंतलपुर मुरैना, कुंतलपुर मुरैना। और विराट नगरी अभी बता दिया हमने। प्रिया कहां पर? विराट नगरी, शहर विराट नगरी, विराट नगरी। अब तो इसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि हायर एजुकेशन जो है ये रामायण महाभारत को ऐच्छिक विषयों के रूप में शामिल कर रहा है हायर एजुकेशन। तो इसका महत्व हमारे लिए ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की इससे संभावना। अब महाजनपद काल को पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम? वैदिक काल पढ़ा हमने, वैदिक काल से संबंधित राज्य हमने पढ़े, कारुष वंश, एल वंश, यादव वंश और माहिष्मत वंश। फिर महाकाव्य काल पढ़ा, इसमें रामायण महाभारत और उससे संबंधित स्थल। इसके बाद में आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल
महाजनपद काल। मध्य प्रदेश का इतिहास और इसमें पढ़ रहे हैं महाजनपद काल। क्योंकि भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे महाजनपद क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। अभी हमें महाजनपद काल पढ़ना है। कितने महाजनपद मध्य प्रदेश से संबंधित थे, इतना ही क्वेश्चन बन जाता है। जैसे 18 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 है ना, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो मध्य प्रदेश में कितने थे उसमें से? 2। मध्य प्रदेश से संबंधित 2 है, एक चेदी और अवंती। चेदी और अवंती, चेदी और अवंती। दो महाजनपद मध्य प्रदेश में मिलेंगे, एक चेदी और दूसरा अवंती। अवंती दो भागों में बटा हुआ अवंती, एक उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिण। उत्तरी अवंती और दक्षिण। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। 2 भागों में ये मिलता। एक एक को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम चेदी को पढ़ लेते हैं। चेदी क्या नाम बताया अभी हमने उसका? खजुराहो, छतरपुर। किस क्षेत्र में आता है ये? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। ऐसा पलट पलट के देखना है। एक बार मेंस में क्वेश्चन आ गया था, बुंदेलखंड के प्रमुख ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। बुंदेलखंड के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। तो जब बुंदेलखंड हमें पता होगा तब तो हम वहां के लिखेंगे, नहीं तो फिर हम उज्जैन भी लिख सकते हैं। उज्जैन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पता होना चाहिए ये कहां से कहां तक है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र, और यहाँ का शासक हमने किसको पढ़ा? चेदी का शासक शिशुपाल। शिशुपाल को पढ़ा। यहाँ का शासक शिशुपाल। राजधानी क्या पढ़ी हमने? शुक्तिमती। शुक्तिमती। और इसका एक दूसरा नाम भी मिलता है, सोत्थिवती। सुक्तिमती और दूसरा नाम है सोत्थिवती। सोत्थिवती। लेकिन ये नाम काय में मिलता है? ये मिलता है जातक कथाओं में। और जातक कथाएं क्या है? बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी, लगभग 500 से अधिक है। जातक कथा, इतना मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जातक कथाएं क्या? तो जातक कथाओं में इसकी राजधानी जो शुक्तिमती है उसका नाम क्या मिलता है? सोत्थिवती। सोत्थिवती। नंदीवर्धन एक नाम मिलता है, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन चेदी वंश का अंतिम शासक। चेदी वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। चेदी वंश का अंतिम शासक, जिसको किसने पराजित किया था? अमरदीप को पता होगा। नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जी, बिल्कुल सही। फिर से बोलो नंदिनी जी। चेदी वंश का अंतिम शासक। शिशुनाग किस वंश का शासक था? शिशुनाग ने इसे पराजित किया। शिशुनाग ने पराजित किया। नंदीवर्धन चेदी वंश का जो अंतिम शासक था उसे
शिशुनाग ने पराजित किया था। यही क्वेश्चन था मेरा, शिशुनाग किस वंश का शासक था? शिशुनाग किस वंश का शासक था? देखो, हम साम्राज्य पढ़ते हैं तो सबसे पहले मौर्य वंश पढ़ते हैं, उससे पहले हर्यक वंश, नहीं, सबसे पहले हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, और फिर ये कालक्रम की दृष्टि से यदि देखें, भारत के दृष्टिकोण से, तो सबसे पहले यदि कोई शासक मतलब कोई वंश मिलता है तो वो मिलता है हर्यक वंश, और हर्यक वंश के बाद में नाग वंश, और नाग वंश के बाद में नंद वंश, और नंद वंश के बाद में मौर्य वंश, और फिर परंपरा, फिर इतिहास जो है वो विधिवत शुरू हो रहा है यहाँ से। तो ये नाग वंश के शासक, शिशुनाग नाग वंश के शासक ने पराजित किया और मौर्य साम्राज्य में मिला दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, कई बार टेस्ट में पूछा गया है कि ये जो चेदी है इसे मगध में किसने मिलाया? चेदी साम्राज्य को या चेदी महाजनपद को मगध में किसने मिलाया? 16 महाजनपद, इसमें सबसे बड़ा मगध बना। क्यों बना? क्योंकि ऐसे दूसरे महाजनपदों का भी उसमें विलय किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में 2 ही महाजनपद, एक चेदी और अवंती, तो चेदी को मगध में किसने मिलाया? शिशुनाग ने मिलाया था। किसके समय में? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो था वो चेदी वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग ने उसे पराजित किया और मगध साम्राज्य में मिला दिया। तो शिशुनाग कहाँ का शासक था? आप लोगों में से बताएं, कहाँ का शासक था? आप बताएं, शिशुनाग कहाँ का शासक था? मगध का शासक था। कितना सरल क्वेश्चन पूछा था ना मैंने। मगध का शासक था ना। मगध मतलब बिहार वाला जो क्षेत्र है उसे मगध कहते हैं। सबसे बड़ा जनपद बनेगा ये। और जो भी शासक, जो महान सम्राट बोलते हैं ना, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, ये सब कहाँ के शासक थे? मगध के शासक। तो भारत का इतिहास यहीं से शुरू होता है। हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं। क्लियर होगी ना यहाँ तक बात? चेदी कहाँ, कौन सी 2 नदियों के बीच में पड़ा था? नहीं, तो शुक्तिमती और वो तो उसमें यादव वंश का शासक था। ये वही नर्मदा नदी के ऊपर में, बेतवा नदी के आसपास, बेत्रवती नदी सीमा बनाती है इसकी। अवंती और बेतवा नदी के बीच का क्षेत्र ये हुआ करता था। बुंदेलखंड क्षेत्र बताया हमने इसका, बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक। इसकी राजधानी शुक्तिमती पड़ी। इसके अंतर्गत जनपद थे। ये तो महाजनपद था। तो जनपद में आता है, एक तो दशान आता था, विदिशा, एक तुंडीकर। ये क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तुंडीकर ऑनलाइन में से कोई भी बता सकता है। तुंडीकर प्राचीन समय में, वर्तमान में क्या बोला जाता है? दमोह क्षेत्र, बहुत ही बड़ी दमोह क्षेत्र। वर्तमान में कौन सा? दमोह। और इसी प्राचीन समय में, वैदिक काल में क्या बोला जाता था इसे? तुंडी, दमोह। एक और था एरन, ये भी हमने पढ़ लिया, कल पढ़ा। एरन कहाँ पर? सागर। एरन कहाँ पर? सागर। तो ये जनपद किसके अंतर्गत आते थे?
चेदी के अंतर्गत आता था। भी जैसे राज्य और फिर देश, तो वैसे ये जनपद और इनको मिलाकर क्या बनता था, एक महाजनपद। अब दूसरी हम बात कर रहे थे काय की, अवंती किस क्षेत्र में आता है अवंती? जैसे अपन ने पढ़ा ना, चेदी बुंदेलखंड में, 2-3 नदियों, नर्मदा नदी के ऊपर में आता है। इसकी सीमा बेतवा नदी बनाती थी, एक सुक्तिमती, केन नदी, ये इन क्षेत्रों के आसपास का क्षेत्र था। तो ऐसे ये जो है अवंती किस क्षेत्र में आता है? मालवा, बड़ा सरल, मालवा में। क्या इसलिए क्लियर हुआ ना? चेदी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? चेदी किसके समय में? नंदीवर्धन, चेदी वंश का अंतिम शासक, और शिशुनाग द्वारा इसे मगध साम्राज्य में विलय किया गया था। अब हम अवंती की बात कर रहे हैं। मालवा क्षेत्र में आता है, 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष। हाँ बोलिए। देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो डाटा लिखा हुआ है इसमें यही लिखा हुआ है। ठीक है, अपन कल इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। ठीक, हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत अपन देखेंगे इसे। ठीक, अवंती की 2 राजधानियां, उत्तरी की उज्जैनी और दक्षिणी मैसूर। इन उत्तरी और दक्षिणी अवंती के बीच में एक नदी बहती है, वो कौन सी? बेतवा नदी। बिल्कुल सही, क्योंकि माहेश्मती जो है वो नर्मदा नदी के तट पर, लेकिन वो उसकी सीमा बनाती थी, उसके नीचे अवंती साम्राज्य खत्म हो जाता था, और इधर ऊपर में मालवा क्षेत्र और नीचे माहेश्मती, और इन दोनों के बीच में उत्तर की ओर बहने वाली बेतवा नदी। या कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और बोलते हैं कि महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर है, तो किस नदी का नाम आ जाता है? नर्मदा का, और ऑप्शन में दिया जाता है नर्मदा। जैसे छोटे बच्चों से पूछ ले, बड़ा सरल सा क्वेश्चन, आप क्या पीते हो? बोलते पानी। गर्मी के में क्या पीते हो? तो बोलते शरबत। ठंड में क्या पीते हैं? बोलते चाय। गाय क्या पीती है? बोलते दूध। गाय क्या पीती है? दूध। ऐसे फटाक से जवाब दे देते हैं ना। तो ऐसे ये क्वेश्चन सरल वाले जो है ना, गलत करके आ जाते हैं, विशेष रूप से अमरदीप जैसे बच्चे। हाँ, आप शिप्रा लगा देते हो, जबकि शिप्रा उसकी उत्तरी सीमा निर्धारित कर रही है, ऊपर वाली, और नर्मदा उसकी नीचे की सीमा, दक्षिणी सीमा निर्धारित कर रही है, और बीच में कौन सी नदी बह रही है? बड़ी बेतवा नदी। तो इन दोनों के बीच में उत्तरी सीमा उज्जैनी, दक्षिणी नहीं, उत्तर की राजधानी उज्जैनी, दक्षिण की राजधानी माहेश्मती, और दोनों के बीच में बेतवा नदी बहती है। एक शासक है चंड प्रद्युत। ये क्वेश्चन भी बनता है, चंड प्रद्युत। क्या पढ़ा है इसके विषय में? चंड प्रद्युत के विषय में चंड प्रद्युत कोई बता सकता है? हाँ, जीवक को भेजा था। ठीक है, ठीक।
अभी हमने टेस्ट लिया था तो उसमें जीवक ये क्वेश्चन दिया था, तो जीवक कौन था, किसका राजवंश था ये? बिंदुसार। जीवक। चंड प्रद्युत गौतम बुद्ध के समय, गौतम बुद्ध के समय एक शक्तिशाली शासक, एक शक्तिशाली शासक अवंती के चंड प्रद्युत के पश्चात पालक विशाख युद्ध, विशाख युद्ध, अजक, अजक, यहाँ वास्तव में हमें ठीक करने की जरूरत है, ठीक करना है हमें। ये जो नंदीवर्धन, नंदीवर्धन ये यहाँ का अवंती का शासक है, और यहीं से वास्तव में मुझसे मिस्टेक हुई है, ये इधर का है, कहाँ का? अवंती महाजनपद। तो नंदीवर्धन जो है इस यहाँ का अंतिम शासक, अंतिम शासक, तो इसको ठीक करेंगे। नंदीवर्धन प्रद्युत, उसे पिछले नोट्स में भी ठीक करेंगे। नंदीवर्धन प्रद्युत अवंती महाजनपद का अंतिम शासक, अंतिम शासक। और फिर शिशुनाग ने उसे पराजित किया और मगध साम्राज्य में इसका विलय किया। अब ठीक हो गया, वहां वास्तव में मेरे से भूल हुई थी। जीवक के बारे में पढ़ा हमने। जीवक, तो जब चंड प्रद्युत किस बीमारी से पीड़ित? पांडु रोग से पीड़ित, और किसने भेजा था? बिंदुसार। अवंती के अंतर्गत, जैसे हमने इधर पढ़ा था, चेदी के अंतर्गत कौन कौन से थे? तुंडिकेर, दमू, एरन, सागर, ये जनपद थे। तो वैसे अवंती जनपद के अंदर कौन कौन से जनपद थे? अवंती महाजनपद, और इसके अधीन छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। तो इसमें है वत्स, ग्वालियर क्षेत्र, वत्स, ग्वालियर क्षेत्र, वत्स, ग्वालियर क्षेत्र, अनूप, अनूप, निमाड़ क्षेत्र। अब तो पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ खंडवा, पश्चिम निमाड़ खरगोन। एक है नलपुर, 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 नलपुर वर्तमान का शिवपुरी, नलपुर वर्तमान का शिवपुरी। तो ये तीन जो जनपद हैं वो अवंती महाजनपद के अंतर्गत आते थे। मध्य प्रदेश से संबंधित पढ़ रहे हैं हम, जब पूरे भारत का पढ़ेंगे तब डिटेल में इसको और पढ़ेंगे, तब पूरा समझ में आ जाएगा। चेदी जनपद के अंतर्गत कौन कौन सा? एक तो दशाण, तुंडिकेर और एरन। यहाँ लिखा नहीं तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। दशाण क्या बोलते थे? दशाण को विदिशा, दशाण को विदिशा। तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत तीन जनपद आते थे, तुंडिकेर, एरन, दशाण, और अवंती के अंतर्गत अनूप, वत्स और नलपुर। अनूप, वत्स
और नल। महाजनपद काल में अवंती के आसपास एक धर्म बहुत अधिक प्रचलित था। क्या नाम था उस धर्म का? अवंती के आसपास। अभी हमने पढ़ लिया वहां पे किसके समकालीन थे जी? पाली। हाँ, पाली भी आप सही बोल रहे थे, लेकिन वो भाषा है, हम धर्म की बात कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म हमने पढ़ा ना, बुद्ध के समकालीन। तो बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचलन था। दो प्रसिद्ध नगर थे यहाँ पर, अवंती महाजनपद के दो प्रसिद्ध नगर, माहिष्मती और उज्जैनी तो हो गया, इसको छोड़ करके सुदर्शनपुर और एक कुरघर। टुंडिकेर पता है, दमोह, अनूप, निमाड़, नलपुर, नरवर भी बोला जाता है, शिवपुरी भी बोला जाता है, दशाण, विदिशा। दो महाजनपद मध्य प्रदेश में, एक चेदी और एक अवंती। चेदी किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में, अवंती मालवा क्षेत्र में। चेदी इसकी राजधानी सोत्तीवती, जातक कथाओं में मिलता है, और वैसे नाम क्या है इसका? शुक्तिमती। नर्मदा नदी के उत्तर में थे ये, उत्तर में। और किन नदियों के आसपास? बेतवा के नदियों के आसपास का क्षेत्र। इसके अधीन जनपद थे टुंडिकेर, एरन और दशाण। वही अवंती में दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी, और बीच में विभाजन रेखा बेतवा नदी। प्रमुख शासक यहाँ का बुद्धकालीन, बुद्ध के समय का चंड, प्रद्युत, और इसके बाद में अन्य शासकों के नाम भी हमने पढ़े। और अंतिम शासन नंदीवर्धन, प्रद्युत, और किसने? शिशुनाग ने इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। और इसके अधीन प्रमुख जनपद तो एक है वत्स, जिसे वर्तमान में ग्वालियर बोला जाता है, एक है अनूप, जिसे वर्तमान में निमाड़ बोला जाता है, निमाड़ में पश्चिम निमाड़, पूर्वी निमाड़, और एक है नलपुर, जिसे बीच में नरवर कहा गया और वर्तमान में शिवपुरी के नाम से जाना जाता है। अब आज जो पढ़ेंगे बस अंतिम स्टेप, 5 से 7 मिनट की क्लास हमारी। महाजनपद काल के बाद में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। किसने की थी मौर्य वंश की स्थापना? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग कितने वर्ष पूर्व? 320, 322, कहीं 322 मिलेगा, कहीं 320। 320 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व के लगभग में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना की गई। इसका एक शासक, सबसे महत्वपूर्ण शासक, सम्राट अशोक, और इन्हीं के कारण मध्य प्रदेश के लिए मौर्य वंश सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने विदिशा, सांची में स्तूप, ये सब इनका बनाया हुआ है। मौर्य वंश कौन कौन से शासक बताए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, एक है बिंदुसार, सम्राट अशोक। अंतिम शासक कौन मिलता है इसका? अंतिम शासक वृद्र। अंतिम शासक वृद्र किसके द्वारा हत्या की गई? पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना इनके बाद में। ये बौद्ध धर्म से संबंधित, और पुष्यमित्र शुंग
ब्राह्मण धर्म से संबंधित, एक प्रतिक्रिया स्वरूप, एक क्रांति के रूप में भी इसे देखा जाता है। हम उतना डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें सम्राट अशोक ने क्या किया, कैसे साम्राज्य स्थापित किया, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, इन सब के विषय में जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हमें वो घटनाएं पढ़ना है जो डायरेक्ट मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो जैसे मौर्य वंश के सिक्के कहाँ मिले थे, मौर्य वंश के सम्राट द्वारा यदि कोई शिलालेख मिला है, वो भी सिर्फ मध्य प्रदेश में है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चांदी व तांबे से निर्मित मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकाल, तो चांदी व तांबे के सिक्के कहाँ मिले हैं मध्य प्रदेश में? तो ये मिले हैं विदिशा, त्रिपुरी, विदिशा, त्रिपुरी। त्रिपुरी को वर्तमान में क्या बोलते हैं? जबलपुर, त्रिपुरी, जबलपुर। एरन, उज्जैन और सतना, उज्जैन और सतना। सम्राट अशोक शासक बनने से पहले वो राज्यपाल थे बिंदुसार के समय में। और कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती, उज्जैन के, है ना? अवंती, उज्जैन के। कितने वर्ष तक रहेंगे? 11 वर्ष, 11 वर्षों तक अवंती के राज्यपाल। ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, कितने वर्षों तक? 11 वर्षों तक ये राज्यपाल रहे। और जब ये उज्जैन जा रहे थे तो बीच में क्या पड़ा? एक बार विदिशा, रात्रि विश्राम किया था वहां पर, विदिशा के नगर सेठ के यहाँ पर। और उनकी पुत्री नाम क्या था? महादेवी, उससे विवाह किया। ठीक, तो लिखेंगे अशोक का विवाह विदिशा नगर के नगर सेठ की पुत्री महादेवी से हुआ। और उन्होंने महादेवी के कहने पर, महादेवी के कहने पर सांची स्तूप व वैश्य टेकरी का निर्माण किया। वैश्य टेकरी का निर्माण किया। वैश्य टेकरी का निर्माण किया। अब मौर्यकालीन अभिलेख एवं शिलालेख। रुद्रदामन का जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख। अब ये तो मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लिया तो इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये शिलालेख मध्य प्रदेश में नहीं है। जूनागढ़ की बात कर रहे हैं, गुजरात वाले क्षेत्र में है, लेकिन उस पे जो लिखा हुआ है वो मध्य प्रदेश से संबंधित, वो मध्य प्रदेश से संबंधित। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या लिखा है इस पे? चंद्रगुप्त के राज्य में सौराष्ट्र, मालवा और अवंती शामिल थे। क्या लिखा है इसमें? चंद्रगुप्त के राज्य में सौराष्ट्र, मालवा और अवंती शामिल था।
पुरुगुप्त यहाँ का शासक था। पुरुगुप्त यहाँ का शासक था। और वही जो पहले पढ़ा अपन ने कि बिंदुसार के समय में सम्राट अशोक जो है यहाँ पर 11 वर्षों तक प्रांतपति था, राज्यपाल था बिंदुसार के समय में। ये काय में जानकारी मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। मध्य प्रदेश से में नहीं है ये, लेकिन मध्य प्रदेश की जानकारी मिलती है। उसमें लिखा है ना मालवा क्षेत्र का शासक भाई। कई बार ये बोला जाता है ना कि जो मगध की सीमा जो थी वो ऊपर ही थी, मध्य प्रदेश में कभी आया ही नहीं। तो ये उल्लेख में अभिलेख में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त का शासन मालवा पर भी था। चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, इसका शासन मालवा सौराष्ट्र पर था। एक है रूपनाथ अभिलेख। अब यहां से बड़े महत्वपूर्ण रूपनाथ, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पूछता ही है अक्सर। मध्य प्रदेश पीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रूपनाथ। रूपनाथ, रूपनाथ अभिलेख, रूपनाथ अभिलेख, रूपनाथ अभिलेख कहां पर है ये रूपनाथ? जबलपुर। ठीक है, अभी ये जबलपुर, लेकिन ये नजदीक है कटनी के। कटनी, कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील में स्थित है। जबलपुर तो संभाग पड़ेगा, उस शहर के नजदीक है एकदम, लेकिन जिला कौन सा है कि वर्तमान में कटनी। कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील में स्थित है। फिर दूसरा है गुर्जरा, गुर्जरा अभिलेख। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख कहां पर? दतिया जिले में, दतिया जिले में। और यहीं पर अशोक का नाम मिलता है। गुर्जरा अभिलेख अशोक का नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। अशोक का अशोक नाम दूसरे अभिलेख में मिलता है, लेकिन यहां पर क्या मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी। यहां पे इस अभिलेख में अशोक का नाम क्या? देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। एक है सांची अभिलेख। इस साल ऐसे कोई क्वेश्चन बना है सांची से संबंधित, सम्राट अशोक से संबंधित ही। पेपर होता तो अपन उसके ऊपर चर्चा कर लेते, तो पेपर में नीचे छोड़ के आया। तो सांची अभिलेख कहां पर? रायसेन जिले में स्थित। सोलर सिटी भी बोला जाता है इसे, ग्रीन सिटी का दर्जा दिया गया है सांची में। और रेल संग्रहालय भी बनाए थे सांची। मध्य प्रदेश का रेल संग्रहालय कहां पे बनाया है? सांची में। तो सांची अभिलेख, कसरावद अभिलेख। कसरावद कल पढ़ा था हमने, कहां पर? खरगोन। कसरावद अभिलेख खरगोन जिले में। कार्यतलाई अभिलेख, कसरावद के बाद कारी तलाई अभिलेख। क्या क्या नागले जी फिर से बताइए, फिर से बोलिए ना। हेलो, अभी जो बोले थे फिर से बोलिए। बोल रहा काय का अंकन मिलता है?
शायद कवरेज से बाहर हो गया। कसरावद अभिलेख खरगोन जिले में और कार्यतलाई अभिलेख कटनी जिले में स्थित है। कटनी जिले में स्थित है। एक है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहां पर है? ये किस जिले में आता है? एकदम विदिशा के पास में है। किस जिले में आता है? सांची। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। काकनाड बाग रायसेन जिले में आता है। प्राचीन नाम क्या था इसका? काकनाड बाग। काकनाड बाग। स्तूप का निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक के द्वारा। ये बोला गया है कि जो पुष्यमित्र शुंग है, इन्होंने सारे स्तूप तुड़वा दिए थे। लगभग 3000 स्तूप थे, बौद्ध मंदिर थे, उन सबको तुड़वा दिए थे। लेकिन इन्होंने सांची में जो स्तूप है उसका तोरण द्वार बनाया। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पे तोरण द्वार बनाया। और सांची के स्तूप की खोज किसने की? 1818 में टेलर के द्वारा। 1818 टेलर के द्वारा। विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया इसे? 1989 1989। अपन ने पढ़ा 3 विश्व धरोहर स्थल है। सबसे पहला खजुराहो 1986, फिर सांची 1989 और फिर भीमबेटका 2003। तो सांची को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1989। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप और किसकी अस्थियां रखी है इस स्तूप में? महामोदगयालय और नहीं, गौतम बुद्ध की नहीं है यहाँ। महामोदगयालय सारीपुत्र, सारीपुत्र और महामोदगयालय की अस्थियां रखी गई है। जहाँ अस्थियां रखते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्तूप का वह पार्ट जहाँ अस्थियां रखी जाती हैं। स्तूप का वह पार्ट जहाँ अस्थियां रखी जाती है क्या बोलते हैं इसे? ये तोरण द्वार वगैरह बनाए हैं। छत। तो जहां अस्थियां रखी जाती है उसे क्या बोला जाता है? जहां अस्थियां रखी जाती है उस पार्ट को बोला जाता है हर्मिका। हर्मिका। जहां अस्थियां रखी जाती है उसे क्या बोला जाता है? हर्मिका। हर्मिका। डिटेल में पढ़ेंगे हम। सांची का इसको मेंस का क्वेश्चन तैयार करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। ये फ्री के हिसाब से हमने पढ़ लिया। रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। किस नदी के तट पर है ये? बेतवा नदी के तट पर। बेतवा नदी के तट पर है। किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने बनाया था। तोरण निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। नहीं तो यहाँ पर भी ऐसी गलती कर देंगे कि गाय दूध पीती है वाला, वैसी गलती हो सकती है। क्योंकि जैसे ही सांची का स्तूप तो सीधा नाम किसका आ जाता है? सम्राट अशोक का आ जाता है। तो गलती हो जाती है वहां पर। वहां पुष्यमित्र शुंग ऑप्शन में दिया रहेगा। और हम जो ज्यादा जिसने पढ़ा है तो वो तो बोलेगा इसने तो 3000 स्तूप तुड़वाए थे, भाई ये कैसे बना सकता है? वहां पे हनोते जी जैसे आदमी सोच सोच के गलत करके आ जाएंगे। तो एक है भरहूत स्तूप। सांची के स्तूप के बाद में हम पढ़ेंगे भरहूत स्तूप। ये क्वेश्चन भी बनता है। ये सब मौर्यकालीन स्तूप है जो मध्य प्रदेश में मिले हैं। मेंस का क्वेश्चन। भरहूत स्तूप कहाँ पर है? भरहूत सतना में है। सतना में स्थित है और इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम। खोज 1873 अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। एक है तुमेन का स्तूप। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, इसमें गड़बड़ भी कर देते हैं।
कुछ लोग गुना करके आ जाते हैं, जबकि ये कहाँ पर है, अशुभ में। फिर गुना क्यों करके आते हैं? क्योंकि वो पुरानी किताब पढ़ते रहते हैं, वही किताब पिताजी ने भी पढ़ी थी, वही बच्चे भी पढ़ते हैं। हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ी भी वही किताब पढ़ ले, तो फिर गलत हो जाता है, क्योंकि जिले का विभाजन हो गया, गुना से क्या बन गया, अशोकनगर विभाजन हो गया। और हम याद क्या करेंगे, जो सॉल्व पेपर पढ़ेंगे पुराना वाला 1985-86 का, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और वही याद कर लेंगे कि गुना में है, तो गलत तो होगा। तो तुमैन का स्तूप अशोकनगर में। वैश्य टेकरी सम्राट अशोक ने किया था, किसके कहने पर, महादेवी के कहने पर। और कहाँ पर है वैश्य टेकरी, उज्जैन। वैश्य टेकरी का निर्माण उज्जैन में देवुल कुठार स्तूप, देवुल कुठार स्तूप, देवुल कुठार स्तूप कहाँ पर है, देवुल रीवा, बहुत ही बढ़िया, देवुल कुठार स्तूप रीवा में। सप्तधारा, सोनारी व अंधेर का स्तूप, सप्तधारा, सोनारी व अंधेर का स्तूप, अंधेर का स्तूप, ये रायसेन जिले में स्थित। सप्तधारा, सोनारी व अंधेर का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। आज के लिए इतना ही बहुत है, मौर्य काल तक पहुंचे हैं। आगे जो पढ़ेंगे हम शुंग वंश, सातवाहन वंश और इसके बाद में गुप्त वंश, ये मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे। तो सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह सार्थक पहल के साथ बने रहिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।